So hello students, once again welcome back to Prakashan classes, and in this video we are going to cover the introduction second lecture regarding the taxation portion. Taxation का ये हमारा रहने वाला lecture number 2. फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किया था कि टैक्स का जनरल मीनिंग क्या होता है, टैक्सेशन क्या क्या होता है एंड डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या क्या हो सकते हैं. आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द टॉपिक ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब करंट सिनेरियो क्या है as on this date when I am recording this video, this is year 2025. year 2025 में currently हमारा जो भारत सरकार है उसने इनकम टैक्स एक्ट 2025 को पास कर दिया है. मतलब भारत में, इंडिया में as on this date the new income tax act 2025 has been passed. तो बिल पास होकर एक्ट बन चुका है, बट ये इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल रहेगा फ्रॉम मई 2027 एग्जामिनेशन. तो मई 2027 एग्जामिनेशन से पहले जो भी एग्जाम है सारे बच्चों को पुराना एक्ट पढ़ना है, दैट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो मई 2027 के से पहले जो भी एग्जाम होने वाला है, प्रोफेशनल एग्जाम या कोई भी एग्जाम होने वाला है, उन सारे एग्जाम्स में क्या एप्लीकेबल रहेगा? ओल्ड एक्ट, पुराना एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, दैट इज इनकम टैक्स 1961. तो स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक फीचर्स रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ इनकम टैक्स एक्ट 1961 कॉपी में हम लोगों ने हेडिंग दे दिया है इनकम टैक्स एक्ट 1961. इसके बारे में कुछ ब्रीफ डिस्कशन हम लोग करेंगे, कुछ फीचर्स को समझेंगे इनकम टैक्स एक्ट का. सबसे पहला बात बोल रहा है इस एक्ट का नाम क्या है, ये किस नाम से जाना जाता है? द एक्ट इज नोन एज इनकम टैक्स 1961. एक्ट के बाद, हर एक्ट के बाद ना एक ईयर मेंशन रहता है. जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. मतलब वो एक्ट कब बना था? 1872 में, ब्रिटिश एरा में बना था, बिफोर इंडिपेंडेंस. क्लियर? फिर हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. मतलब हर एक्ट के बाद में एक ईयर मेंशन रहता है जो ये बताता है कि वो एक्ट बना कब था. तो वैसे ही करके इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये एक्ट किस साल में बना था? इन द ईयर 1961 बन के रेडी हो गया था. अब ये एक्ट कहां कहां एप्लीकेबल है? इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को हम लोगों ने इसीलिए स्पेसिफिकली मेंशन किया है. बिफोर द अमेंडमेंट, बिफोर द आर्टिकल 370 वाज अमेंडेड, आर्टिकल 370 के अमेंड होने से पहले बहुत सारा ऐसा कानून था, एक्ट था, लॉ था जो जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता था. बट आर्टिकल 370 के अमेंड होने के बाद हर वो कानून, हर वो एक्ट जो इंडिया के बाकी सारा स्टेट्स पे एप्लीकेबल है, वो इक्वली एप्लीकेबल रहेगा ऑन जम्मू एंड कश्मीर. इसलिए इनकम टैक्स एक्ट जो है इट इज एप्लीकेबल टू द होल ऑफ इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया including the state of Jammu and Kashmir after the amendment of Article 370. It came into force, ये एक्ट लागू कब से हुआ? From the first day of April 1962. कब बन के रेडी हो गया था? 1961 में. बट अप्लाई कब से हुआ? लोगों पे इनकम टैक्स कब से लगाया गया? ठीक है, फ्रॉम द ईयर, मतलब इस एक्ट के अंदर इनकम टैक्स कब से लगाया गया? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 1962. क्या इससे पहले इंडिया में इनकम टैक्स नहीं हुआ करता था? बिल्कुल होता था, बट अलग नाम से टैक्स लिया जाता था. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के नाम से जब टैक्स लेना शुरू हुआ, वो डे था 1 अप्रैल 1962. इस दिन से ये एक्ट अप्लाई हो गया, लेवी हो गया, इट केम इनटू फोर्स ऑन जनरल पब्लिक. इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है. डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है? इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द सेम पर्सन. इंसिडेंस मतलब लाइबिलिटी टू पे टू द गवर्नमेंट, इंपैक्ट मतलब बर्डन ऑफ टैक्स किसके ऊपर आता है. तो इनकम टैक्स में इट इज अ डायरेक्ट टैक्स एज इंसिडेंस एंड इंपैक्ट लाइज ऑन द सेम पर्सन. इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट. देखो टैक्स के थ्रू सरकार क्या करता है ना, सरकार को देश चलाने के लिए पैसा चाहिए, और सरकार को यह भी देखना है कि रिच डे बाय डे रिचर ना हो जाए और पुअर डे बाय डे पुअरर ना हो जाए. एक इकोनॉमी तभी ग्रो करता है, तभी वो प्रॉस्परस इकोनॉमी होता है, तभी वो डेवलप्ड इकोनॉमी कहलाएगा अगर डिफरेंस बिटवीन और द गैप बिटवीन द रिचर क्लास एंड द पुअर क्लास इज मिनिमम. If there is a wider gap between the richer class and the poorer class, it defines that the economy is an underdeveloped or developing economy.
जस्ट लाइक जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें क्या होता है ना, द गैप बिटवीन द रिचर क्लास एंड द पुअर क्लास इज अलॉट। इंडिया में देख लो, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर है, वर्ल्ड क्लास अमीर है, अंबानी अडानीज। कुछ लोग इतने पुअर है कि उनको 2 वक्त का रोटी भी नसीब नहीं होता है। तो सरकार का क्या ऑब्जेक्टिव है इनकम टैक्स के थ्रू? एक तो फंड रेजिंग होगा, इनकम टैक्स लगाएंगे तो लोगों से इनकम टैक्स के नाम पे हम लोग फंड रेज करेंगे, उससे देश चलाएंगे। और दूसरा चीज, जो डिफरेंस है, जो गैप है बिटवीन द रिचर क्लास एंड द पुअरर क्लास, उस गैप को वाइडर करना है कि मतलब गैप को रिमूव करना है, गैप को रिमूव करना है, जितना हो सके नैरोअर करना है। ठीक है, सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट। इनकम टैक्स ना सरकार का एक इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू टैक्स का पैसा भी कलेक्ट हो जाएगा और रिचर क्लास जो और रिचर हो सकता था, रिचर क्लास से हम लोग टैक्सेस कलेक्ट करके उनका जो रिचर बनने का पावर है उसको कुछ हद तक कम कर देंगे। इनकम टैक्स ना प्रोग्रेसिव इन नेचर होता है। इसमें एक और बात बता दे रहे हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब एज आवर इनकम इंक्रीजेस, इंक्रीज्ड इनकम पे इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। सोचो शाहरुख खान का इनकम कितना ज्यादा होगा तो उसके हिसाब से टैक्स उसी के हिसाब से होगा। हमारा इनकम कितना छोटा सा होगा तो उसके हिसाब से टैक्स वैसा ही बनेगा। इट मींस एज द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, the income tax liability on such increased income also increases. That is, income tax is progressive in nature. Progressive मतलब जैसे हमारा इनकम बढ़ते जाएगा हमारा इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी बढ़ते जाएगा। इनकम बढ़ेगा, इनकम बढ़ने के साथ इनकम टैक्स हमको ज्यादा देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव इन नेचर। Whereas सोचो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी, इट इज रिग्रेसिव इन नेचर। एक 5 रुपया का बिस्किट या चलो एक 50,000 का टीवी कोई भी खरीदे, अमिताभ बच्चन खरीदे, शाहरुख खान खरीदे या फिर एक कॉमन इंसान खरीदे, उस पर जो टैक्स लगना है उतना ही लगेगा। वहां पे स्टेटस सिंबल से, इंसान के पहचान से कोई मतलब नहीं है। जीएसटी लोगों से इक्वल रेट पे लिया जाता है, इररेस्पेक्टिव वो रिचर को बिलोंग करता है, वो पोअरर क्लास है, मतलब वहां पे कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। बट डायरेक्ट टैक्स में देखो भेदभाव होता है। एवरी पर्सन इज नॉट लायबल टू पे इनकम टैक्स। जब एक सर्टेन लिमिट इनकम को क्रॉस कर जाए, इनकम जब एक सर्टेन लिमिट, एक स्लैब क्रॉस कर जाए, तब हम लोग इनकम टैक्स पे करते हैं। इंडिया में करंटली ओल्ड रिजीम के अंदर, मतलब ओल्ड टैक्स सिस्टम के अंदर, अब इसमें भी देखो ये तो अपने आप में एक ओल्ड टैक्स है। अभी हमने बताया करंटली इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट 2025 अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, लेकिन हम पुराना, अभी भी पुराना लॉ पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा सिलेबस में यही है, इनकम टैक्स 1961। तो इनकम टैक्स 1961 जो कि करंटली एक पुराना लॉ है, उसमें भी 2 रिजीम है, 2 सिस्टम है। एक ओल्ड रिजीम, ओल्ड सिस्टम, एक न्यू रिजीम, न्यू सिस्टम। तो ओल्ड रिजीम में जिसका इनकम 5 लाख के ऊपर है वो टैक्सेबल रहता है, पूरा साल का इनकम। और न्यू रिजीम के अकॉर्डिंग जिसका टोटल इनकम 7 लाख के ऊपर है वो टैक्सेबल रहता है। ठीक है, और वो तुमने 12 लाख वाला कहानी सुना होगा, उसको भी थोड़ा साइड रखते हैं, धीरे धीरे वो सब बात करेंगे। ठीक है, तो समझो इनकम टैक्स इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। प्रोग्रेसिव इन नेचर मतलब एज द इनकम ऑफ अ पर्सन इंक्रीजेस, द लायबिलिटी टू पे इनकम टैक्स ऑन सच इंक्रीज्ड इनकम ऑल्सो इंक्रीजेस। मतलब इनकम के बढ़ने के साथ साथ इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी बढ़ते जाएगा, और इनकम के गिरने के साथ साथ इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी गिरते जाएगा। और सबको को इनकम टैक्स पे नहीं करना पड़ता है, मतलब इनकम टैक्स या फिर डायरेक्ट टैक्स में भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, सरकार सबसे इनकम टैक्स कलेक्ट नहीं करता है। क्लियर? और अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो सरकार कहीं ना कहीं जो रिचर क्लास और पुअरर क्लास का जो गैप है उसको नैरो करना चाहता है, उसको कम करना चाहता है। बट अदर टैक्सेस में, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कोई भेदभाव नहीं है। इट इज, इसलिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का नेचर क्या होता है? रिग्रेसिव इन नेचर, सबसे इक्वल रेट पे अप्लाई होगा। और डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? प्रोग्रेसिव इन नेचर। ओके, नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज लेविड ऑन इनकम। मतलब इनकम टैक्स किस पे लगता है? इनकम पे लगता है। सोचो जिसका इनकम ही नहीं है उसका इनकम टैक्स का लायबिलिटी भी नहीं होगा। क्लियर? फिर लिखा हुआ है इनकम टैक्स में ना 2 तरह का रेट ऑफ टैक्स होता है, एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स, एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। हर साल फर्स्ट डे ऑफ फरवरी पे हमारे इंडिया में बजट पास होता है, यूनियन बजट। फर्स्ट डे ऑफ द फरवरी ऑफ एवरी ईयर, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी ऑफ एवरी ईयर हमारे इंडिया में यूनियन बजट पास होता है, जिसमें फिनेंस मिनिस्ट्री क्या करता है? बताता है कि कमिंग फिस्कल ईयर में, आने वाला ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में क्या क्या काम सरकार करने वाला, उसके पास कितना कितना टैक्स का इनकम एक्सपेक्टेड बेसिस पे आने वाला है।
तो सरकार उसमें फाइनेंस बिल भी पास करता है। फाइनेंस बिल, एक्ट बनने से पहले ना बिल होता है, कोई भी कानून बनने से पहले बिल पास करवाना पड़ेगा, और बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में पास होना चाहिए, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा दैट इज लोअर हाउस, राज्यसभा दैट इज अपर हाउस, दोनों हाउसेस में, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस में ये बिल पास होना चाहिए। बिल पास होने के बाद उसमें ना प्रेसिडेंट का एसेंट लगता है, मतलब प्रेसिडेंट का हाँ होना चाहिए। द प्रेसिडेंट इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ द कंट्री। हमको टीवी में पूरा दिन मोदी जी दिखते हैं, इसका मतलब वो मोस्ट पावरफुल पर्सन नहीं है। द मोस्ट पावरफुल पर्सन इज द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। तो प्रेसिडेंट का एसेंट होना चाहिए। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने के बाद उसको ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया दैट इज भारत का राजपत्र में पब्लिश करना पड़ेगा। जब वो ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया भारत का जो राजपत्र है उसमें जब पब्लिश हो जाएगा, उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो फाइनेंस बिल से एक्ट बनाना पड़ता है, और एक्ट, फाइनेंस एक्ट के थ्रू जो करंटली जो हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री है दैट इज हेडेड बाय निर्मला सीतारमन, ठीक है, तो उनके द्वारा ये हेड किया जा रहा है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है कि वो लोग नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स फाइनेंस एक्ट के थ्रू बताएगा। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री बताता है थ्रू फाइनेंस एक्ट, लेकिन जो स्पेशल रेट ऑफ टैक्स है वो इनकम टैक्स एक्ट में ही लिखा हुआ है। मतलब इनकम टैक्स में दो तरह का रेट होता है, रेट ऑफ टैक्स। एक होता है नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स जो जनरली हर साल थोड़ा बहुत चेंजेस आता है जिसमें, और एक होता है स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो दो तरह का रेट ऑफ टैक्स होता है। जनरली नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स इज असरटेन्ड as the finance act of the country, ठीक है, as per the finance act of the country। तो नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स कहां से पता चलता है? फाइनेंस एक्ट के थ्रू पता चलता है। वही स्पेशल रेट ऑफ टैक्स जो स्पेशल इनकम पे लगता है, अभी डिस्कस नहीं करेंगे कौन सा स्पेशल इनकम है, ये सब बहुत आगे का कहानी है। अभी बस इतना जान के रखो, स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज असरटेन्ड एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। सो दिस वाज अ ब्रीफ डिस्कशन रिगार्डिंग द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज पर्सन। पर्सन को इनकम टैक्स में सेपरेटली और काफी अच्छा तरह से डिफाइन किया गया है। क्यों डिफाइन किया गया है? क्योंकि इनकम टैक्स में बोला गया है कि हमको पर्सन से इनकम टैक्स कलेक्ट करना है। अब इंग्लिश का डिक्शनरी वाला पर्सन जो है और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग जो पर्सन है वो बहुत अलग है। तो पर्सन का सबसे पहले हमको याद करना है, डेफिनेशन कहां दिया हुआ है? सेक्शन 2 क्लॉज 31। याद रखेंगे किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 में ना डेफिनेशन होता है। किसी भी एक्ट का सेक्शन 2 में क्या होता है? डेफिनेशन होता है। और डेफिनेशन का जो सेक्शन नंबर होता है वो हमेशा 2 होता है, और 2 के पास में ब्रैकेट में जो लिखा रहेगा उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। तो इसको कैसे रीड करेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज 31। लेकिन अगर आगे चल के हम देखते हैं कि लिखा है अंडर सेक्शन 3 ब्रैकेट में 91, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 91। अगर हम आगे चल के देखते हैं, लिखा हुआ है अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 2, अंडर सेक्शन 15 सब सेक्शन 1, लेकिन इसको सब सेक्शन नहीं बोलेंगे। रीजन, ये डेफिनेशन का सेक्शन नंबर है तो इसको क्लॉज बोलते हैं। तो पर्सन को कहां डिफाइन किया गया? सबसे पहला बात सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। तो ये सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा, बिल्कुल ये याद करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द क्लॉज। सेक्शन 2 क्लॉज 31। सेक्शन 2 क्लॉज 31 पर्सन को डिफाइन करता है, क्योंकि इनकम टैक्स में हमको इनकम टैक्स किससे कलेक्ट करना है? पर्सन से कलेक्ट करना है। तो सरकार ने बोला बताना जरूरी है कि पर्सन कौन है, नहीं तो लोगों को लगेगा कि जो इंग्लिश डिक्शनरी में लिखा है वही पर्सन है। तो सरकार ने पर्सन को देखो कितना अच्छा से डिफाइन किया है। पहला पॉइंट सरकार बोल रहा है द टर्म पर्सन इंक्लूड्स। अभी इंक्लूड्स का मतलब थोड़ा देर बाद समझ में आएगा। अभी तक हम जानते थे इंक्लूड्स का मतलब जो इंक्लूडेड है, और क्या उसका इन डेप्थ मीनिंग है वो थोड़ा देर बाद, इसलिए इसको हम लोग अभी हाईलाइट करके रखे। इंक्लूड्स द फॉलोइंग, मतलब ये सब पर्सन का डेफिनेशन में आता है। एक एक करके देखते हैं। कोई भी इंडिविजुअल, जैसे मान लो कोई भी मिस्टर राम श्याम कोई भी है, शाहरुख खान सलमान खान कोई भी है, ये सब पर्सन है ना? मिस्टर एक्स मिस्टर वाई, एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, वो इंडिविजुअल है, और इंडिविजुअल है मतलब वो पर्सन है। मतलब एवरी इंडिविजुअल इज लायबल टू पे टैक्स बिकॉज सच इंडिविजुअल इज इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ पर्सन। इंडिविजुअल जो है वो पर्सन के डेफिनेशन में आता है, तो हर इंडिविजुअल को इनकम टैक्स पे करना लाइबिलिटी बनता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ज्वाइंट फैमिली बिजनेस। एचयूएफ में हम लोग बचपन में पढ़े होंगे
HUF का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब जॉइंट फैमिली बिजनेस, जहां पे जो हेड ऑफ द फैमिली होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता, एंड जो बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं को पार्टनर्स। तो HUF के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें, HUF भी पर्सन का डेफिनेशन में आता है। मतलब अगर कोई HUF वाला बिजनेस है, सर ये HUF वाला बिजनेस होता क्या है, मान लो एक जॉइंट प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, और वो पूर्वजों के द्वारा दिया हुआ है, तो पूर्वजों का प्रॉपर्टी है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, अगर उस बिल्डिंग को भाड़ा लगा दिया गया है तो जो रेंटल इनकम आ रहा है वो फैमिली में हर मेंबर्स में डिवाइड होना चाहिए, उस पर किसी एक का हक तो है नहीं, वो तो जॉइंट प्रॉपर्टी है, अभी तक डिवीजन विभाजन हुआ नहीं है, तो सबका उस पर हक बनता है। ऐसा कोई भी इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस, ठीक है। तो HUF भी पर्सन का डेफिनेशन में आता है, मतलब सरकार HUF को भी नहीं छोड़ रहा है, उससे भी टैक्स कलेक्ट कर लेगा अगर उसका कोई सोर्स ऑफ इनकम है। थर्ड आता है कंपनी, कोई भी तरह का कंपनी हो, 1 पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो, इन्फोसिस हो, ठीक है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कोई भी तरह का कंपनी हो, सरकार किसी कंपनी को नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है पर्सन का डेफिनेशन में कंपनी भी कवर्ड रहेगा, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। कोई भी तरह का फर्म हो, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म, ब्रैकेट में लिख लेना, इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, फर्म मतलब पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। मान लो चार दोस्तों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म खोलने का सोचा, ठीक है, 4 दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप फर्म खोलने का सोचा, उनको लगा कि वो लोग चारों तो इंडिविजुअल है, लेकिन इंडिविजुअल जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाते हैं, फर्म। इंडिविजुअल जब एक साथ जुड़ के बिजनेस करता है तो क्या बन जाता है, पार्टनरशिप फर्म। तो फर्म को भी सरकार नहीं छोड़ रहा है। नेक्स्ट आता है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, और दूसरा बात लिखा है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, मतलब ये रजिस्टर्ड है या फिर नहीं है। सबसे पहला बात आता है कि एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होता है। जैसे मान लो एक क्लब है, क्लब क्या है, लोगों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस। क्लब में बहुत तरह का एक्टिविटी होता है, ब्लड डोनेशन कैंप, क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, पिकनिक विकनिक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो क्लब के पास ना बहुत तरह से फंडिंग आता है, तो उसका कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कराता रहता है क्लब, तो क्लब को कुछ इनकम भी आता है। थिंक अबाउट अ क्लब जहां पे बहुत सारा एक्टिविटी हो रहा है, कभी एनुअल फंक्शन हो रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो टिकट सेल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो क्लब के पास कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम आ रहा है, वो लोगों का संगठन है, एसोसिएशन ऑफ पर्संस है, तो सरकार उसको भी नहीं छोड़ रहा है। सरकार बोल रहा है उनको भी हम लोग पर्सन का डेफिनेशन में काउंट करेंगे और उनसे भी हम लोग इनकम टैक्स कलेक्ट करेंगे। फिर आता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये क्या है, देखो, एक होता है पार्टनरशिप फॉर्म और एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दोनों में क्या डिफरेंस है। पार्टनरशिप फॉर्म ना परमानेंट वाला है, मतलब शादी होने के बाद वाला कहानी है। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स शादी होने के पहले वाला कहानी है। मतलब 4 दोस्त मिलके अगर शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए, से फॉर 7 डेज, 10 डेज, 1 मंथ एक बिजनेस सेटअप कर रहे हैं और वो लिमिटेड टाइम पीरियड एक्सपायरी होते ही बिजनेस को बंद करके वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे, उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे मान लो नियर बाई क्या फेस्टिवल आने वाला है, क्रिसमस। 4 दोस्तों ने सोचा कि चलो क्रिसमस में कुछ अच्छा सा हम लोग सेटअप करते हैं, और जहां क्रिसमस खत्म हो जाएगा उसके बाद भी क्या उनका वो सब बिकेगा क्या, जो भी उनके पास रहेगा, हाँ नहीं बिकेगा भाई, क्रिसमस के बाद ही कहानी खत्म है। तो भाई क्रिसमस का ओकेजन आने वाला है नियर बाई, तो उन्होंने सोचा कि हम लोग एक स्टोर सेटअप करेंगे टेम्पररी बेसिस पे, जिसपे वो सैंटा क्लॉज रहेगा, कुछ गिफ्ट्स रखेंगे, ठीक है, जो बच्चों को अट्रैक्ट करेगा। देन वो एक्समस ट्री होगा, ठीक है, देन वी विल सेल सम पाम केक सेल करेंगे, ठीक है, फ्रूट केक सेल करेंगे। तो ये सब कहानी क्या पूरा साल चलेगा क्या, जिंदगी भर चलते रहेगा, नहीं, क्रिसमस जहां बीता उनका दुकान भी बंद हो जाएगा। तो उन्होंने लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए एक साथ मिलके एक काम स्टार्ट किया है, और वो लिमिटेड टाइम पीरियड खत्म होते ही, उनका ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही वो लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। तो इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। पार्टनरशिप में क्या होता है ना, जब 4 दोस्त, 3 दोस्त या 4-3 लोग
मतलब कम से कम 2 लोग या 2 से ज्यादा लोग मिलके जब भी कोई बिजनेस फॉर्म करते हैं, जहां पे ये सोच के बिजनेस स्टार्ट नहीं किया गया कि इसको कब बंद करना है। क्लियर? हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट किया, ठीक है, हमारा पार्टनरशिप बिजनेस है क्लासेस का, तो हम लोगों ने ये सोच के स्टार्ट नहीं किया कि 5 दिन बाद ही बंद कर देंगे, नहीं, दैट इज वो परमानेंट इन नेचर है। तो जो परमानेंट इन नेचर होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म होता है, जो शॉर्ट टाइम शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है और ड्यूरेशन खत्म होते ही, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्टिव अचीव होते ही जिसको हम लोग बंद कर देंगे उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जो परमानेंट इन नेचर होता है वो पार्टनरशिप फॉर्म है, इंक्लूडिंग लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी, और जो टेम्पररी इन नेचर होता है उसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। जैसे मान लो होली के टाइम पे, होली के पहले ना दुकान लगना स्टार्ट हो जाता है, लोग दुकान लगाते हैं, जहां होली खत्म होता है अगला दिन से वो दुकान नहीं दिखता है, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दुकान लगाए थे, 3-4 दोस्त मिलकर लगाए थे, क्या उसको पार्टनरशिप बोल सकते हैं? नहीं, वो पार्टनरशिप नहीं है, वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स था, ठीक है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए। उसके बाद जहां ऑब्जेक्टिव खत्म, सब अपने अपने घर चले गए। तो ये टेम्पररी वाला है कि परमानेंट वाला है? टेम्पररी वाला है, मतलब शादी के पहले वाला कहानी है। और ये पी से पार्टनरशिप, पी से परमानेंट, ठीक है, ओके। अब सरकार ये भी बोल रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोगों ने अपना क्लब को रजिस्टर्ड नहीं करा, हमारा रजिस्टर्ड क्लब नहीं है, हमारा छोटा मोटा क्लब है। सरकार बोल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रजिस्टर्ड हो या ना हो, इनकॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं है, छोटा सा भी बिजनेस है, सरकार उसको भी नहीं छोड़ेगा, ठीक है, सबसे टैक्स कलेक्ट कर लेगा, चाहे वो एओपी हो या फिर वो बीओआई हो, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, वेदर रजिस्टर्ड और नॉट। फिर बात आता है सरकार अपना सगा संबंधी को भी नहीं छोड़ रहा है, बोल रहा है कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लोकल अथॉरिटी, इसका भी तो ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम है। जितना हमारा घर से जो गंदा पानी ड्रेन आउट हो रहा है वो सब सारा सर्विसेज कौन देता है? केएमसी, उसके बदले में लोग टैक्सेस भी लेता है। लगा दो एक तो बैनर रास्ता में, केएमसी का टैक्स पे करना पड़ेगा, तो अगला दिन उखाड़ के फेंक देगा वो। जितना भी बड़ा बड़ा होर्डिंग्स लगा हुआ है, बैनर्स लगा हुआ है, सब केएमसी टैक्स पेड लिखा रहता है। तो हम केएमसी का टैक्सेस पे नहीं करेंगे ना, हम एक इवेंट नहीं कर सकते। हम लोग देखते हैं कि रास्ता में लोग नृत्य कला स्टार्ट कर देते हैं, नाच गाना संगीत स्टार्ट कर देते हैं, दे हैव टू पे केएमसी टैक्सेस, दे हैव टू टेक प्रॉपर परमिशन फ्रॉम द लोकल अथॉरिटी, ठीक है, उनसे परमिशन लेके हम लोग कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही अपना मन से मन किया, यहाँ पे तंबू लगा के स्टार्ट हो गया, ऐसे नहीं है यहाँ पे, ठीक है, सब गांवों में होता होगा, हालांकि वहां भी पंचायत होता है, उनका भी परमिशन लेना पड़ता है। लोकल अथॉरिटी, उनको भी ह्यूज सोर्स ऑफ इनकम आता है बहुत जगह से, तो उनको भी सरकार नहीं छोड़ रहा है, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में काउंट है। सरकार को इतना से भी शांति नहीं मिला, बोल रहा है ये 6 लोग हैं जो पर्सन है, बोल रहा है एवरी आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, हर वो इंसान जो दुनिया की नजर में पर्सन नहीं है, लेकिन अगर उसका कोई इनकम है तो हम उसको पर्सन मान लेंगे। नॉट फॉलोइंग इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग कैटेगरी, मतलब जो इन 6 में कवर्ड नहीं है। एग्जाम्पल, गॉड इन टेम्पल, जैसे मान लो कि हम लोग पूरी जगन्नाथ टेम्पल जाते हैं, कितना चढ़ावा चढ़ता है वहां पे, है ना। हम लोग बालाजी आते हैं, है कि नहीं, साउथ में बालाजी, तो कितना सारा चढ़ावा चढ़ रहा है वहां पे, ठीक है। अजमेर शरीफ जाते हैं, कितना सारा वहां पे डोनेशन आ रहा है। मुंबई में साईं बाबा मंदिर है ना, शिरडी साईं बाबा, कितना सारा चढ़ावा आ रहा है। सरकार बोल रहा है इनको भी नहीं छोड़ेंगे, इनको भी अपना पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि पैसा कहां कहां से आ रहा है, इनके ऊपर भी टैक्स एप्लीकेबल होगा। भगवान तक को सरकार ने नहीं छोड़ा, ठीक है, भगवान भी सरकार को नहीं छोड़ता, हर 5 साल में बदलने का एक कार्यक्रम भगवान के द्वारा ही बनाया हुआ है। सो गॉड इन टेम्पल, ठीक है, थिंक अबाउट दैट इज गोल्डन टेम्पल, तो जितना भी रिनाउंड कालीघाट टेम्पल, जितना भी रिनाउंड टेम्पल, मॉस्क, चर्च है, उनमें जो गॉड है उनके नाम पे जो पैसा आ रहा है वो भी अकाउंटेबल है, उनका भी जवाबदेही देना पड़ेगा। और नहीं, अभी और सुनो, कॉर्पोरेशन बार काउंसिल, बीसीआई, दैट इज बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तुम देखो, जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनका एक मेंबरशिप बॉडी होता है। जितने भी डॉक्टर्स हैं वो लोग आईएमए के रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा अगर कुछ गलत कर देंगे। आईएमए ने उनको लाइसेंस दे रखा है, उनका एक लाइसेंस नंबर होता है जिसके बेसिस पे उनका काम को प्रैक्टिस बोला जाता है। डॉक्टर का काम को ना प्रैक्टिस बोलते हैं, डॉक्टर इन प्रैक्टिस, ठीक है, एडवोकेट इन प्रैक्टिस, एडवोकेसी प्रैक्टिस करना, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, इनका ना एक सर्टिफाइड मेंबर होता है, मेंबरशिप होता है इनके पास। तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया
ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जो मेंबरशिप ग्रांट करता है जितने भी एडवोकेट्स हैं, जितने भी लॉयर्स हैं उनको। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जैसे हमारा कैलकाटा यूनिवर्सिटी, जिसको तुम इतना प्यार करते हो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी है कि नहीं, जो तुमको इतना प्यार करता है, टाइम टाइम अपना एग्जाम, हालांकि एग्जाम टाइम पे नहीं लेता है, एग्जाम तो देरी से लेता है, कभी कभी टाइम पे भी ले लेगा। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कौन कौन आ जाएगा? आईसीएआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, आईसीएसआई, दैट इज इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है। ये सब, कैलकाटा यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई, आईएससी, इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट, डब्ल्यूबीएचएसई, वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन, ये सब कवर्ड है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अंदर। इनका एक सेपरेट एक्ट होता है। सरकार को यहां पे भी शांति नहीं मिला। सरकार बोल रहा है देखो, अबव डेफिनेशन इज इंक्लूसिव। एक क्या होता है, एक वर्ड होता है ना इंक्लूसिव, और एक वर्ड होता है एक्सक्लूसिव। अगर मान लो कि तुम्हारे टीवी पे कोई प्रोग्राम चल रहा है और उसमें लिखा हुआ है लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन दिस चैनल, इट मींस लाइव एंड एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव राइट है उस चैनल के पास उस शो को ब्रॉडकास्ट करने का। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ उसी चैनल पे आएगा। तो एक्सक्लूसिव डेफिनेशन मतलब पत्थर का लकीर, जितना लिखा है उतना ही। इंक्लूसिव डेफिनेशन मतलब जितना लिखा वो तो है ही, जो नहीं लिखा वो भी कवर्ड हो जाएगा। इसलिए डेफिनेशन इंक्लूसिव इन नेचर है, मतलब जितना सरकार ने बताया ये लोग सब पर्सन है, कोई छूट गया तो सरकार बोल रहा है गुस्ताखी माफ, ये लोग भी पर्सन कहलाएंगे, नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर। जैसे अगर हम ऐसे बोले, देखो एक वर्ड होता है मीन्स और एक वर्ड होता है इंक्लूड्स। अभी देखो मीन्स का मतलब क्या होता है ना, पत्थर का लकीर, जितना लिखा है उतना ही। इंक्लूड्स का मतलब क्या है, जितना लिखा है वो तो है, बट जो नहीं लिखा है वो बात भी कवर्ड है। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर हम लोग ऐसे बोले ह्यूमन बीइंग्स मीन्स बॉयज, ये स्टेटमेंट करेक्ट है? लड़की लोग ऑफेंड हो जाएगी, बोला हम आपको ह्यूमन बीइंग नहीं दिखते क्या, हम लोग आपको ह्यूमन बीइंग नहीं दिखते हैं क्या, दे विल गेट ऑफेंडेड। बोल रहा है ह्यूमन बीइंग मीन्स बॉयज, ये कैसा स्टेटमेंट है? ह्यूमन बीइंग्स इंक्लूड्स बॉयज, इट मींस गर्ल्स आर आल्सो कवर्ड। हम बोले या ना बोले, गर्ल्स आर आल्सो कवर्ड। क्लियर? तो कहीं पे हम लोग डेफिनेशन में बचपन में पढ़ते थे ना, दिस डेफिनेशन मीन्स दिस, तो मीन्स मतलब जितना लिखा है उतना ही, ना उससे एक कम ना उससे एक ज्यादा। लेकिन अगर इंक्लूड्स लिखा है डेफिनेशन में, मतलब जो लिखा है वो तो कवर्ड है, जो नहीं लिखा है आगे चल के वो भी कवर्ड हो जाएगा। इसलिए सरकार ने देखो डेफिनेशन कैसे शुरू किया, द टर्म पर्सन इंक्लूड्स द फॉलोइंग। अब अगर एग्जाम में तुम लिख के चले, सब कुछ तुम्हें ठीक लिखा, यहां इंक्लूड्स की जगह मीन्स लिख दिया, तुम्हारे हिसाब से सब कुछ ठीक है, क्या झमेला करना, मीन्स लिख दिया, इंक्लूड लिख दिया, इस पे मार्क्स काट लिया, अरे बहुत डिफरेंस हो जाएगा। दिस डेफिनेशन इज इंक्लूसिव इन नेचर एंड नॉट एक्सक्लूसिव इन नेचर। एक्सक्लूसिव इन नेचर मतलब जितना लिखा है उतना ही बात है, पर सरकार साफ साफ बोल दिया नॉट एग्जॉस्टिव इन नेचर, एग्जॉस्टिव नहीं है, यही नहीं है, जो छूट गया, जो लोग रह गए, अगर किसी कारण से कोई रह गया तो वो भी पर्सन का डेफिनेशन में आ जाएगा। हालांकि देखो सरकार ने सबको कवर कर दिया, ये बताना क्यों जरूरी था? सरकार ने बोला था इनकम टैक्स एक्ट में, लॉ मेकर्स ने बता रखा है कि इनकम टैक्स पर्सन से कलेक्ट किया जाएगा, तो पहले हमको डिफाइन तो करना पड़ेगा कौन पर्सन है कौन पर्सन नहीं है। इंग्लिश का डिक्शनरी उठा के देखो तो राम शाम जोदू मोदी ही पर्सन दिखता है, ये लोग थोड़ी ना पर्सन का डेफिनेशन में आता है, बोलता हाथ पैर नहीं है पर्सन कैसे होगा। क्लियर? तो सरकार ने बोला कोई बात नहीं, हम लोग पर्सन को डिफाइन करेंगे, अच्छे से डिफाइन करेंगे अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 31 में। और पर्सन को देखो कितना अच्छा से डिफाइन किया गया है, तुमको भी अच्छा से डिफाइन करना पड़ेगा। अगर एग्जाम में डिफाइन पर्सन बोल के आ गया इवन फॉर 2 मार्क्स, इवन फॉर 2 मार्क्स आता है, बच्चा 2 पॉइंट लिख के आया खुशी खुशी, मार्क्स मिलेगा नहीं मिलेगा, दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन। तो डेफिनेशन मींस पूरा, इवन दिस नोट तक लिखना है। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आता है, जो कि बिल्कुल आता है, फर्स्ट चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जैसे डिफाइन पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट, फिर असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्या होता है वो धीरे धीरे सीखेंगे। तो ये था पर्सन का डेफिनेशन, इसको फटफट कॉपी कर लो। सो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। टिल देन गुड बाय।